वालेकुम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आपका रियल कश्मीर ITV रियल कश्मीर न्यूज़ आर पार का वार डिबेट में, जहां हम पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ के अहम और मुख्तलिफ मुद्दों पे रोशनी डालते हैं, दोनों तरफ के मेहमानों से गुफ्तगू करके। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे तारुफ कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा डिबेट क्यों स्पेशल है, क्योंकि आज 5 अगस्त है। इसी दिन 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो इस एब्रोगेशन के बाद क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे हम रोशनी डालेंगे। आइए आपका रुख मैं अपने गेस्ट की तरफ करा दूं। हमारे साथ इंडिया की तरफ से हैं फारूक रेंजू शाह, श्रीनगर से। ये रह चुके हैं यहाँ के इंफॉर्मेशन डायरेक्टर पे, और ये कहते हैं कि इन्होंने सियासत कभी की नहीं, बट जहां तक न करूंगा, सियासत न कभी करूंगा और न कभी न कभी करूंगा। इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट रह चुके हैं और ये हमारे यहाँ DC भी रह चुके हैं। हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रही हैं शहीना भट्ट जी, जो राजबाग श्रीनगर से इलेक्टेड SMC कोऑपरेटर हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं मोहतरमा आरजू काजमी जी, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। ये देखी जाती हैं कई सारे इंडियन नेशनल न्यूज चैनल्स पे अपनी राय देते हुए अहम मुद्दों पर। और हमारे साथ हैं जनाब इरशाद महमूद साहब, रावलकोट पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर से, जो एक स्कॉलर हैं, तज्जियाकार हैं, राइटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका खैर मकदम है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी शहीना जी आपसे। तो कश्मीर में आप ही बता दें, कश्मीर में क्या क्या अच्छा हुआ है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। जी, मेरे ख्याल से मैं आपका पहले खैर मकदम करती हूँ तहे दिल से जी। बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार मिलना शुरू हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे शांति हो गई है, अमन का जो माहौल पैदा हो रहा है वो है। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अपना हक मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हमारे थे वो यहाँ से आज से 30 साल 35 साल पहले चले गए थे, उनको भी अपना हक, अपनी प्रॉपर्टी वापस मिलने की एक उम्मीद जाग उठी है। जी इरशाद महमूद साहब, आई थिंक आप म्यूटेड हैं। इरशाद महमूद साहब, आप बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इस आर्टिकल के एब्रोगेशन की मुखालफत क्यों देखी जाती है, जबकि यहाँ के लोग तो कहते हैं कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन आवाम के लिए बेहतरीन रहा, लेकिन वहां के लोग क्यों कहते हैं कि ये जोर जबरदस्ती से हटाया गया, और इसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? देखिए, हम समझते हैं कि कश्मीर के हालात पहले भी अच्छे नहीं थे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट था और इनसाइड कश्मीर भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। 370 के हटने के बाद सिचुएशन, जो हालात जो हैं और ज़्यादा पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेट हो गए। मैं चंद बातें इसके हवाले से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोग या आज़ाद कश्मीर के लोग, हम समझते हैं कि ये जो 370 और 35A को हटाया गया, ये कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल के नतीजे में एक चैलेंज पैदा हो गया। उसके नतीजे में वहाँ जैसे कि डेमोग्राफी चेंज का एक बहुत बड़ा इशू पैदा हो गया। बाहर के लोगों को डोमिसाइल दे के वहाँ इन्वाइट किया गया, उनको वहाँ आबाद किया जा रहा है। इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया, लोगों के जॉब्स चले जाएंगे, लोगों की लैंड जो है वो जैसे इजराइल में गई है इस तरह से चली जाएगी। फिर इसके साथ साथ उसके बाद इंडिया ने इसको एक इंडियनाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस, जो बीजेपी का और RSS का एक पूरा अपना एक माइंडसेट था आइडियोलॉजिकल, उसको वो लेके कश्मीर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और अल्टीमेट उनका गोल ये है कि डेमोग्राफिक चेंज हो या एक हिंदू चीफ मिनिस्टर को लाया जाए और एक मुस्लिम रियासत की जो शनाख्त है उसको खत्म कर दिया जाए। ये मोटी बातें हैं, इसके में बहुत और ज्यादा डिटेल में मैं जा सकता हूँ, लेकिन चूंकि शो में टाइम कम होता है इसलिए मैं आगे बात करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। इरशाद साहब, फारूक साहब, इरशाद साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मतलब एक डेमोग्राफिक चेंज की साजिश की जा रही है, जबकि जहां तक मुझे पता है ये कह रहे हैं कि यहाँ की सियासत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन जहां तक मुझे पता है हमारे सियासतदारों को, जो एक्स सियासतदार हैं, उनको तो मरकज ने बुलाया था मीटिंग के लिए ताकि उनकी भी राय शुमारी हो जाए स्टेटहुड रिस्टोर करने से पहले। और जहां तक मुझे खबर है पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में बाग हवेली ऐसी जगहों पे जहां इलेक्शंस हो रहे थे वहां पे दखल अंदाजी की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वहां पे लोग इंजोर हुए हैं, वहां के इलेक्शंस, गिलगित बाल्टिस्तान की इलेक्शंस रिग्ड हुई हैं,
یہ سارے الزامات تو پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انٹرفیئرنس، دخل اندازی ہمارے یہاں ہو رہی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے فاروق صاحب؟ ہاں دیکھیے، جہاں تک کشمیر کے بارے میں نالج کا سوال ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کشمیر ایکسپرٹس کہتے ہیں، لیکن کشمیر کا ان کو زیادہ ان کو دیکھنا چاہیے اینڈ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں، جہاں تک چھوٹے ٹبلا جہاں تک ہمارا تعلق ہے کشمیر کا، کشمیر ایک تہذیب کا نام ہے. کشمیر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. ہم 70 سال کے بنی ہوئی تہذیب نہیں ہے. ہماری تہذیب 5000 سال کی ہے. تو ہمیں کشمیر پتا ہے پورا. 370 کوئی ہماری آئیڈینٹی کچھ نہیں تھی. 370 ایک سیاسی ڈکوسلا تھا. وہ یہاں کے جو گینگسٹر پالیٹیشنز تھے، وہ گینگسٹرز میں ان کو کہوں گا، they were the gangs جو 1947 میں ملیشیا گینگز تھی. بیفور 1947 میں بھی وہ ملیشیا تھی. ان کے پاس بندوق تھے. وہ لال چوک کا نام انہیں کمیونسٹ نام رکھا. اس کو کہتے ہیں لال، وہ تو دستگیر صاحب کا نام تھا لال چوک، اس کا نام انہوں نے یہ کیا نام ہے لال چوک رکھا. تو ایسے گینگسٹرز نے ایک بنایا جناب. اب مجھے پہلے بتایا ہمارے کشمیر کے 2 ٹکڑے کیوں کرائے؟ کیوں؟ وائی؟ کراکرم کسی باپ کی جائیداد ہے؟ کراکرم ہمارا ہے جناب. شاہراہ ابراہیم ہم کشمیریوں کا ہے، جس کو یہ سپیک کہتے ہیں، چائنا پاکستان کوریڈور. پتہ نہیں کون انٹلیکچوئلز اس کو یہ نام دے رہا ہے. میں اس کو کبھی چائنا پاکستان کوریڈور نہیں کہوں گا. یہ میرا کشمیر کا شاہراہ ابراہیم ہے. شاتوت یہاں سے نکلا. یہاں جن چناروں میں ہوں، جو چنار میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہمارے بلبل شاہ صاحب نے لگائی، جو میری آئیڈینٹی ہے. جو کس نے بولا میری آئیڈینٹی مٹ گئی؟ میرا آئیڈینٹی میری آئیڈینٹی کمیونسٹوں نے مٹائی تھی. یہ کمیونسٹ اینڈ وہابزم جو تھا، یہ نیکسس، اس نیکسس نے تباہ کیا. کسی نے آج تک مجھے بتائیں. آپ یو آر اے ویری انٹلیکچوئل اینکر، یو آر لرنڈ ون. اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھے ایجوکیٹڈ ہے. لائبریری بھری ہوئی ہے، اس کے پیچھے کتابیں ہزاروں بھری ہیں. کوئی کتابیں یہ پیچھے سے نکالیں اور دیکھیں. کچھ چیز سے پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دے. پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دے. میں یہ سوال کر رہا ہوں جس نے میری آئیڈینٹی کی بات کی. میری 25 سیٹیں، 24 سیٹیں جو پی او کے میں ہے، پی او کے میں فریز ہو گئی ہے. اور میں 24 سیٹیں واپس لانا انہوں نے اس کو 47 سیٹیں بنا دیا. مجھے وہ 50 میں ایون یہاں کی سرکار، ہندوستان سرکار کو بھی بول رہا ہوں کہ میں ڈیلیمیٹیشن کو بھی بول رہا ہوں، میں اس کو بھی بول رہا ہوں جو یہاں الیکشن کمیشن ان 25 سیٹوں پہ بھی یہاں کشمیر میں الیکشن کرائیں. اور تاکہ ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس میں ہم کشمیری کی میجورٹی بھی ثابت ہو. میرے حنفی وہاں تڑپ رہے ہیں، میرے جعفری وہاں تڑپ رہے ہیں بلوچستان میں، گلگت میں. ان سب کو جوڑنے کی بات کریں، ہم محبت کی بات کریں، ہم سپریشن کی بات نہ کریں. میں اس چیز سے قائل ہوں. جی آرزو جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریشن کی بات نہ کریں، لیکن ہمیں پاکستان سے جو خبریں آتی ہیں وہ سپریشن کی ہے. پشتونستان الگ ہونا چاہتا ہے، بلوچستان الگ ہونا چاہتا ہے، سندھ الگ ہونا چاہتا ہے، اور یہاں آپ کہتے ہو کہ آپ کشمیر کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اس طرح کی جو مومنٹس ہیں جو آپ گنا رہی ہیں، بلوچستان کی یا سندھ کی، یہ ہر کنٹری میں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کا کوئی خاص، اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ کے یہاں خالستان کی چلتی ہے اور دوسری چلتی ہے، اس میں صرف یہی کہتی ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جہاں کی بھی گورنمنٹ ہو، میں ہی ختم ہو گیا تھا، جو بھی ہو، لیکن یہ کہ کوشش کر رہے ہیں یہ جو چیز بھی ہو، اس طرح کی مومنٹس ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے لیے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے اور کیا چیز ان کے ساتھ ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. جہاں تک کشمیر کی بات ہے، کشمیر کے لیے بہت سالوں ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے جھگڑے چل رہے ہیں انڈیا پاکستان میں. اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میرے خیال سے اب یہ چیزیں بند ہونی چاہیے اور ایک جگہ بیٹھ کر اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جن کی یہ زمین ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو باہر سے بیٹھ کے
बात करते हैं या बाहर से अपनी राय का इजहार करते हैं, बल्कि जो कश्मीरी हैं उनके साथ बात करें, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से इस मसले का हल चाहते हैं, क्योंकि बहुत खून खराबा भी हमने देख लिया, बहुत लड़ाई झगड़े देख लिए। हम चाहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन आए हमारे बाद, वो ये लड़ाई झगड़ा ना देखे, वो थोड़ा अमन देखे और लड़ाई झगड़े प्रोग्रेस करे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात के साथ हैं। लड़ाई झगड़े बहुत से अच्छा। जहन में एक बात आती है कि यहाँ पे इस एरिया को, हमारे कश्मीर को मिलिटराइज जोन कहा जाता है, ठीक है। तो शाहीना जी क्या आप बता सकती हैं कि मिलिट्री प्रेजेंस से आम लोगों को क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? देखिए, एक तो बात है कि मिलिट्री की प्रेजेंस यहाँ पे, एक चीज एक तरफ से देखें तो उसका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलिट्री यहाँ पे बहुत चैरिटी करती है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है। हमारे यहाँ पे जो रात भर इंसिडेंट्स होते हैं उनको सेव करती है, हमारे लोगों को सेव करती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर ये फोर्स ज्यादा बॉर्डर पे लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शहरों में इससे लोगों को दिक्कत होती है। आए दिन रोज यहाँ पे क्या नाम है इसका, तलाशियां होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है, लोगों को दिक्कतें होती है। जितनी यहाँ पे जरूरत हो डिप्लॉयमेंट की, उतना होना चाहिए और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बॉर्डर्स पे अगर ली जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, आपने गिना दिए कि उनके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स क्या हैं आर्मी की यहाँ पे। इरशाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि आर्मी ये यहाँ पे जुल्म सितम करती है लोगों के साथ। इनका कहना है कि थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होती है, मगर जुल्म सितम का तो इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि आर्मी यहाँ पे जुल्म सितम करती है, रेप। नहीं, कौन सा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इरशाद महमूद साहब? क्या आप इस चीज पर रोशनी डालेंगे पाकिस्तान में किस तरह की अफवाहें चलती हैं इंडियन आर्मी को लेके कश्मीर में? देखिए, अफवाहें नहीं चलती। हम लोग जो है आजकल, आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब मैंने कश्मीर को फॉलो करना शुरू किया था 1990s में, तो हम लोग जो है पुराने अखबार कश्मीर से जो श्रीनगर से आते थे, वो आफ्ताब और ग्रेटर कश्मीर और इस तरह कश्मीर टाइम्स, इस तरह के यहाँ किसी के पास आते थे, वो जाके पढ़ा करते थे लाइब्रेरी में। अब तो पल भर में इस्लामाबाद में कोई खबर आए या श्रीनगर में या दिल्ली में, कहीं भी वो एक ही वक्त में सब लोगों के पास पहुंच जाती है। तो जो भी हमें खबरें आती हैं, सिर्फ जुलाई के महीने में आप देखें को 30-40 लोग मारे गए हैं। उससे पहले के अगर इन 5 अगस्त के बाद से देखें तो बहुत सारे जो लोग मारे गए, कौन से लोग? इरशाद साहब, मैं आपको बीच में बोलती हूँ, कौन से लोग मारे गए थे? मैं आपको बोलती हूँ, बीच में बोलती हूँ मैं आपको कि किन लोगों को मारा गया। आप जरा इस पे रोशनी डालें। बहुत सारे जो लोग मारे गए, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाता, मैं बात करता हूँ। नहीं, अगर आपके पास डिटेल है आप बता दीजिए। अगर आपको पता है, आपने ये बात छेड़ी है, तो आपके पास तो डिटेल जरूरी है ना। के बाद भी सैकड़ों लोग जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा, अभी मैं टेलीग्राफ का रिपोर्ट करना चाहता हूँ। 3-4 दिन पहले लंदन टेलीग्राफ ने ये बताया कि जो कश्मीरी जो जेल में जाते हैं, उनमें से मोस्टली लोगों को टार्चर किया जाता है और शदीद टार्चर किया जाता है। ये लंदन टेलीग्राफ की रिपोर्ट, उन्होंने 5 से कोई 10 लंदन वाले यहाँ के जेलों में बसती है क्या? रिपोर्ट्स की बुनियाद पे बात की है। लेकिन मैं इस से हट के आगे चलना चाहता हूँ। नहीं, आप लंदन वालों की बात पे चल रहे हैं ना, आप अपना ये बयान दीजिए कि आपने कैसे जाना कि यहाँ के लोगों को मारा जाता है। आप अपनी रोशनी डालिए, लंदन वालों को। मैं ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं सोशल मीडिया को फॉलो करता हूँ। नहीं, ह्यूमन राइट्स में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कश्मीर के लोगों से लोगों को मारा गया है, यहाँ पे लोगों को तशद्दुद किया जाता है। की बात ही नहीं सुनती ना। आप तो बीच में इस तरह बोल रही हैं कि जैसे आपको ही बोलना चाहिए। फिर या तो आप ही अपना शो कर लीजिए। नहीं, हमें भी बोलने का हक है ना। हम आपकी बात को हम तो सुनना चाहते हैं आपसे कि ब्रीफ करो, आपके किन लोगों को मारा गया? किन लोगों को मारा गया पढ़े। बहुत सारे लोग जो उसमें सिविलियन भी हैं, बहुत सारे जो हैं हुर्रियत पसंद भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हुर्रियत की जब आप बात करते हैं, हुर्रियत की फारूक साहब में भी मारे जाते हैं। फारूक साहब, आई वांट टू आस्क यू, इन्होंने अभी जिक्र किया हुर्रियत का, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हुर्रियत की आज क्या मतलब उनकी आज क्या कंडीशन है, क्या अहमियत है कश्मीर में? क्या आप बता सकते हैं? उनको हाईजैक किया गुप्तकारियों ने। हुर्रियत हैज बिकम गुप्तकारीज। गुप्तकार, अगर आपने सुना होगा, गुप्तकार गैंग। गुप्तकार वो भी जेल में थे, गुप्तकार भी जेल में थे,
उनको वहां अगर वो व्हाइट ब्रेड नहीं मिलती थी वो बोलते थे हमें ब्राउन ब्रेड लाओ, मक्खन भी मिलता था। और जो उनको जेल में खर्चा है, तकरीबन उनके जेल में तकरीबन 20-25 करोड़ रुपया सिर्फ खाने और वाजवान पे खर्चा हुआ है और लग्जरियस कमरों पे खर्चा हुआ है। ये जेलों की हालत है जो गुप्तकार के जेल जो कह रहे हैं हम जेल में थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो दिल्ली में गए और प्राइम मिनिस्टर से मिले तो वो उस एजेंडा पे गए जो बिल्कुल इमरान खान का एक एजेंडा है, वो कहता है 370 वापस दो। पाकिस्तान का एक एजेंडा है कि हम जी तब बात करेंगे जब 370 वापस होगा। लेकिन गुप्तकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स चला रहे थे। उनके एक स्टोन पेल्टर गैंगे हुआ करती थी, वो गैंग कहाँ है, किधर है? और मैं एक और बात, अहम बात बताऊंगा। ये बड़े लर्न मैन है जो क्या नाम है इनका पूरा, बड़े जो अभी मुझसे पहले बोल रहे थे, इनका इसमें शरीफ क्या है, मैं दोबारा नाम रखूं यार, क्या है इनका इसमें शरीफ? हाँ, मिस्टर इरशाद जो अभी बोल रहे थे, बड़े लर्न मैन है। लेकिन इसको मैं ये जरूर बताऊं कि इन 2 सालों में 5 अगस्त से लेकर आज 5 अगस्त 19 से लेकर 5 अगस्त 21 तक आप देखिए ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखिए, एक भी सिविल डेथ नहीं हुई, 0 सिविल डेथ। अगर ये 2 साल आप कंपेयर करेंगे महबूबा जी के 2 साल के साथ तो तकरीबन 1000 के सिविल डेथ हो गई है। अगर आप ये 2 साल कंपेयर करेंगे किसी भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से 1947 से लेकर यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि डिफरेंस इज इन थाउजेंड। और आज मुझे बताएं जरा, कोई भी ह्यूमन राइट्स चली गई लोगों को, कोई बेल्ट उनकी आंखें निकाली गई, उनको बेल्ट किया गया। आज मुझे कोई बताएं, पहले गन चलाए गए थे। आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रीफ, मैं किसी का न सपोर्ट कर रहा हूं। इरशाद साहब ये गौर से सुने, मैं एक फैक्चुअल ह्यूमन रिकॉर्ड्स आपके सामने रख रहा हूं। देखिए मिलिटेंसी और देयर इज अ वार इन अफगानिस्तान। दिन में इस वक्त 1000 पर डे मर रहा है, कोई अफगान फौजी मर रहा है, कोई तालिबानी मर रहा है। तो इट इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन। आई कैन नॉट टेल इट इज अ वार। लेकिन कश्मीर में सिविलियन डेथ्स 1947 से हर 2 साल में जो ग्राफ था, इट हैज अब्रप्टली कम टू 0। अगर आप डिनाई करना चाहें तो अगर गलत बुनियादों पे डिनाई करें, अगर सही बुनियादों पे बताएं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जी आरजू साहिबा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिविलियन डेथ्स कम हो गई हैं, लेकिन जो कम नहीं, 0 हो गई हैं, कम नहीं, 0 हो गई हैं जी। तो ये कह रहे हैं कि सिविलियन डेथ्स यहाँ पे 0 हो गई हैं आरजू जी। लेकिन मैं कुछ सिविलियन डेथ्स का फिर भी जिक्र करूंगी। एक थे आकाश मेहरा कृष्णा ढाबा के, जो सिविलियंस मरते भी हैं वो किसकी गोली से मरते हैं? ये आप क्या आर यू अवेयर? हम इरशाद साहब तो हमें रिकॉर्ड्स नहीं दे सके, बट हम आपको रिकॉर्ड्स देते हैं। परवेज दार जो हमारे इंस्पेक्टर थे नमाज पढ़ने गए थे, उनको पीछे से मारा गया। इसका सीसीटीवी भी, मैं इस केस का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका सीसीटीवी ये टेररिज्म का एक बड़ा प्रूफ है यहाँ पे। बिल्कुल। तो आरजू जी आप इस टेररिज्म के बारे में क्या कहेंगी? क्या आप और इरशाद साहब इतने मतलब लर्नड हैं इन मुद्दों पे, आर यू अवेयर कि ये कौन कराता है, किस लिए कराता है? आपको इसका कुछ भी अंदाजा है? जी बिल्कुल मुझे अंदाजा है, और किसी हद तक हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल कुछ लोग हैं पाकिस्तान में भी और कुछ लोग हैं भारत में भी, कश्मीर साइड पे कह लें आप चाहे, जो ये समझते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कराना चाहिए, कश्मीर में जिहाद करना चाहिए, और वो यहाँ से लड़के तैयार करके बिल्कुल बॉर्डर के पास भेजते हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे वही कह रही हूँ कि जिस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस चीज को हम ठीक कर पाएंगे। अगर हम मानेंगे ही नहीं, बहुत नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। जी हमारे यहाँ करते हैं जी, हाफिज सईद हैं और कई दूसरे लोग हैं जो ये ऐलान कर चुके हैं और बता चुके हैं बहुत बार कि उन्होंने लड़के तैयार किए और भेजे। इवन परवेज मुशर्रफ का रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उन्होंने लड़के तैयार किए और भेजे, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे कश्मीर हो। तो मैं भी तो आपसे यही बात कर रही हूँ कि ये चीज अब बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत टाइम निकल गया है। अगर हम अपने आप को नहीं बचा सके, कम से कम हम नेक्स्ट जनरेशन को बचाएं और इस चीज को ठीक करने की कोशिश करें। जो लोग हैं असल
میں وہ اہمیت رکھتے ہیں، یہ زمین اور درخت اور یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی. جو کشمیری ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں Thank you اور so اس much. حساب سے کام Thank you. ہونا چاہیے. تھینک یو آرزو جی، تھینک یو. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. ارشاد صاحب، آرزو جی خود پاکستان میں رہ کے کہہ رہی ہیں کہ ایکچولی جو ڈیموگرافک چینج کی آپ نے بات کی تھی، وہ ڈیموگرافک چینج کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کے یہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ اس طرف آ رہے ہیں ٹیررزم پھیلانے کے لیے، ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے. اب ہمارے کشمیری اس طرح مرتے جائیں گے تو ڈیموگرافک چینج ہوگی. اگر آپ نے ایک کرشنا ڈھابا کے اونر کو آپ نے مار دیا تو کوئی اور انڈیا سے آئے گا وہاں پہ ویجیٹیرین ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے. اگر آپ نے ایک انسپیکٹر کو مار دیا جو یہاں کشمیری ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی انڈیا سے آ جائے گا. کیا اس طرح سے ڈیموگرافک چینج آپ لوگ کر رہے ہیں، اس طرح سے ہمارے لوگوں کو مروا کے؟ آپ کو کیا کہنا ہے؟ نہیں دیکھیے، کوئی بھی جان جو ضائع ہو، میں اس وائلنس کے میں خلاف ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی جو ہے بے گناہ انسان مارا جائے، چاہے کوئی بھی کاز ہو. میں اس بات کا حامی ہوں کہ پولیٹیکل سٹرگل کے لیے لوگوں کو سپیس ہونی چاہیے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے یا تنازع ہے، یہ کوئی کل کا تنازع نہیں ہے، پچھلے 70-75 سال سے چل رہا ہے. 47 میں ایک وار ہوئی، 65 میں وار ہوئی، کارگل وار ہوئی، 90 سے ایک جو ہے اپرائزنگ، آپ اس کو کہیں، آپ کی اپنی ٹرمنالوجی ہے جو بھی دیں، اس اپرائزنگ کشمیر میں چلی. اور پچھلے سالوں میں کشمیر میں جو پولیٹیکل سپیس رہی ہے وہ بہت کم ہوئی. آپ 5 اگست کے بعد جو ہے آپ دیکھیے جتنے پولیٹیکل لیڈر سے موسٹلی صرف گپکاری نہیں بلکہ حریت والے، ایون میاں قیوم جو کشمیر بار کے صدر تھے وہ جیل میں ہیں. بہت سارے اشرف صحرائی جو ہے وہ جیل میں، ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح بہت سارے اور واقعات ہیں جی میں کہہ رہا ہوں ان کا انتقال ہو چکا ہے، جیل میں رہے وہ. تو وہ پولیٹیکل جو سپیس نہ ہونے کی وجہ سے سفوکیشن ہے. ہوم گراؤنڈ جو ہے بہت ساری ملیٹنسی پیدا ہوئی ہے جس میں خود کشمیری لڑکے، لوکل لڑکے انوالو ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ پچھلے فیبروری سے ایک سیز فائر ہے جس کا خود ہندوستان نے کئی بار اعتراف کیا کہ اس میں اس کے بعد کوئی انفلٹریشن کے واقعات، کیا اس کی وائلیشن کے واقعات نہیں ہوئے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے 5 فروری کے بعد پاکستانی حکومت نے بھی یہ بات کی، ہمارے آرمی چیف نے بھی بات کی. آرمی چیف نے تو اس حد تک کہا کہ ہم ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پاکستان نے کہا کہ ہم ایک جیو اسٹریٹجک کے بجائے جیو اکنامک انوائرمنٹ. ارشاد صاحب نے اچھی بات کی. فاروق صاحب اینڈ شہینہ جی، میں آپ دونوں سے کہوں گی، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے. پاکستان آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے ایک جذبہ انہوں نے دکھایا کرکٹ کا. انہوں نے کشمیر پریمیئر لیگ سٹارٹ کیا. تو اس چیز کو لے کے انڈیا میں بہت ہی مطلب ڈسسیٹسفیکشن ہے کہ انہوں نے کشمیر پریمیئر لیگ کیوں شروع کیا. لیکن کیا یہ انفیئر نہیں ہے؟ اگر انہوں نے کشمیری سپورٹس کے جو بچے جو سپورٹس میں ہنرمند ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہا تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو انڈیا کی طرف سے اتنا آواز، اتنا شور کیوں ہو رہا ہے کہ یہ KPL نہیں ہونا چاہیے؟ یہ مطلب اس کو سیاسی مدعا کیوں بنا رہے؟ جب پاکستان کہہ رہا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں سپورٹس کی دنیا میں، انہوں نے کشمیریوں کو ایک موقع دیا. تو میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی، فاروق صاحب آپ پہلے بتائیے، سپورٹس کی دنیا میں جب انہوں نے کشمیریوں کو موقع دینے کی بات کی تو انڈینز کو اس سے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ کشمیر پریمیئر لیگ سے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کنٹرڈکشن آف دیئر پالیسیز. واٹ از دیئر پالیسی؟ اگر یہ کشمیر کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں، اکنامکلی ایفلوئنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مہربانی کر کے جو سلک روٹ ہے ہمارے حوالے کر لو امیجیٹلی، کیونکہ ہماری اکنامی کی شارک کرکٹ بال نہیں ہے. کرکٹ یہاں کشمیر میں ایک بہت بڑا سکیم ہے. یہاں 113 کروڑ کا سکیم یہاں ایون انڈین کرکٹ میں بھی ہو گیا جس میں کشمیری لیڈر انوالو ہوتے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، جنہوں کسی کشمیری کو ایک بیٹ بھی نہیں دیا، لیکن سارے کشمیر پاپولیشن کو 5 ٹائمز کر کے بیٹ لے لیے اور اس کے نام پر اکاؤنٹ سے پیسے نکالے. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان چیزوں نے یہ جو سلوگن رنگ ہے کشمیر کرکٹ لیگ کا کشمیر کون ہے؟ ہو از کشمیر؟ جہاں سری نگر ہے وہی کشمیر ہے. جہاں اگر یہ کرکٹ لیگ کھیلنا ہے یہاں کشمیر کے اس اسٹیڈیم میں جہاں میں ہوں، یہاں پاس اسٹیڈیم میں، یہاں کشمیر کرکٹ کھیلا جائے جس میں ہم سب پہلے خوش ہوں. جب
कश्मीरी ही खुश नहीं है, जब कश्मीरी परेशान रो रहा है, इसको सब स्लोगन से खुश करना चाहते। गुपकारी अपना स्लोगन दे देते। किसी ने कहा सेल्फ रूल, एक लड़की एक औरत थी जो कह रही, फिर वो खुद अपनी सेल्फी उठाकर बोलती थी बच्चों को मारकर ये क्या दूध पीने गए थे, ये क्या चॉकलेट खाने गए थे, धड़ाधड़ कश्मीरी बच्चों को मार की तरफ है, महबूबा मुफ्ती की तरफ है। सीधी बात है, कश्मीरियों को मार रही आप थी बता सकती हैं, और ये खुश होते हैं कश्मीरियों को मारकर। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे क्रिकेट खेलो। गवर्नमेंट ने तो स्टेडियम्स बना दिए, गवर्नमेंट ने तो हर चीज हमें बजट भी दे दिया, हमें हर चीज दे दी, लेकिन जो मरकज की मैं बात करूं, लेकिन जो यहाँ अब जैसे कि प्रीमियर लीग है, जो इनका कश्मीर प्रीमियर लीग है, मैं आपको बता दूं जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन बाहर सेटल्ड हैं, मीरपुर से जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के जो बाहर सेटल्ड है, उन्होंने अपने पैसों से ये कश्मीर प्रीमियर लीग स्टार्ट किया है। तो क्या कश्मीर दुबई में भी हुआ था ना, यू नो, दुबई में भी हुआ था, जिसमें वो शुजा बुखारी का अगर आपने सुना तो उसमें जो परसों पकड़ा गया, ये एसएमसी का, ये चीज एसएमसी कॉर्पोरेटर यहाँ आपके साथ है, इन्हीं के कॉर्पोरेशन से एक बंदा अकबर सोफी पकड़ा गया, सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी टॉप ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर जो गन पॉइंट पे अपॉइंट हुआ है। स्टोन पेल्टर था, फिर गनमैन था, फिर सेक्रेटरी बनाया गया उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और जो दुबई में वो क्रिकेट खेला गया, आप देखो उसमें कितने लोग फिर बाद में मरे। जी जी, मेरा सवाल कुछ और है आपसे शहीना जी, हम जैसे पाकिस्तानी कहते हैं माजी को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। शहीना जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या हम कश्मीरी गवर्नमेंट की स्पून फीडिंग के इतने हमें आदत हो गई है, हम क्या खुद से, जब यहाँ मीरपुर के बिजनेसमैन जो बाहर सेटल्ड हैं वो कश्मीर प्रीमियर लीग अपने पैसों से शुरू करते हैं, स्टेडियम बनाते हैं बेचारे, शाहिद अफरीदी जैसे फेस को लाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जब हमारे यहाँ सुरेश रैना खुद आए थे ये जाहिर करने के लिए कि वो रेडी हैं किसी कश्मीर प्रीमियर लीग का फेस बनने के लिए, यहाँ के हुनरमंद बच्चों को हौसला अफजाई किया उन्होंने। जो क्रिकेट आप जानती हैं, यहाँ पे क्रिकेट का कितना शौक है युवाओं को, तो गवर्नमेंट ने तो फुल सपोर्ट दिया है। मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारे बिजनेसमैन क्यों नहीं करते कुछ, जैसे इनके बिजनेसमैन ने किया कश्मीर प्रीमियर लीग, 2 साल से ये कह रहे हैं हम करने वाले हैं, हमारे बिजनेसमैन क्यों नहीं इस तरह का कुछ करते हैं? हम इनको कैसे ब्लेम कर सकते हैं जब ये कश्मीरियों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? तो हमें इनको ब्लेम करने से अच्छा है कि हमें। याना जी, आप बात सुनिए मेरी, देखिए यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है क्रिकेटर्स के लिए, यहाँ पे भी प्लेयर्स को बोलने नहीं जाता कि आप मत खेलो, यहाँ पे भी स्टेडियम है, शेर कश्मीर स्टेडियम है, यहाँ पे वहाँ टैलेंट भी है, वहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, लेकिन मैं बिजनेसमैन की बात, मैं प्राइवेट बिजनेस वालों हम देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेडियम बनाए गए, नो डाउट कि अभी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है देश के लिए। पहले तो यहाँ पे 14 में आपको पता है फ्लड आया, उसके बाद 370 का मसला हुआ, उसके बाद 2020 में कोविड का मसला आया, अब फिर से 2021 में कोविड का मसला आया। बच्चे तो किताबों से रह गए हैं, बच्चे तो एजुकेशन से रह गए हैं। अब आप बात कर रहे हो यहाँ पे क्रिकेटर्स की या प्लेयर्स की, उनके लिए कोई ऐतराज नहीं है खेलने के लिए। या हमारे जो यहाँ पे भी है बहुत सारे, सैफो है, साइबर है, बहुत सारे बिजनेसमैन प्राइवेट भी है जो ये कर सकते हैं। अब यहाँ के हालात को देख के इंसान, यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है क्योंकि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जबकि पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक ना हो। ये तो उनका किया कराया है सब कुछ, और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक हो तो फिर दखल अंदाजी मत करो, ठीक है? तो देखिए, एज अ जर्नलिस्ट मैं यही कहूंगी कि हर चीज का ब्लेम हम पाकिस्तान को नहीं कर सकते। खैर, मैं दूसरे मुद्दे पे आती हूँ। आरजू जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी वाइफ्स का यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा है, आप सब अवेयर होंगे इस बारे में, कि वो जो एक्स हमारे जो मिलिटेंट्स थे उनसे शादी करके यहाँ पे आई। अब मिलिटेंट्स का तो ख्याल अपने बच्चों की तरह इंडियन गवर्नमेंट रख रही है, लेकिन इन वाइफ्स को ना सिटीजनशिप से नवाजा जा रहा है, ना इनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ना इनको सियासत में शामिल होने दिया जा रहा है। तो आपके हिसाब से इसका हल क्या होगा? ये किस तरह की नाइंसाफी इन लोगों के साथ हो रही है? क्या इनको चलिए, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बॉर्डर्स खोल देना चाहिए, इन लोगों को वापस अपनी तरफ ले लेना चाहिए? बिल्कुल याना जी, इस तरह का, वैसे आई एम सॉरी मैंने ये न्यूज़ चेक नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबल होती है और उनको बिल्कुल इनकी मदद करनी चाहिए जितनी ज्यादा हो सके, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि ये लोग अपने घर जा सके जहाँ ये जाना चाहते हैं या जहाँ ये रहना चाहते हैं।
आप कह रही हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स खोल दिए जाने चाहिए। शाद साहब, आप इसके बारे में क्या बॉर्डर कहेंगे? ना भी खोलें तब भी आना, बॉर्डर एकदम से तो नहीं खुल सकते, ये तो आप भी जानती है जो सिचुएशन है, लेकिन कम से कम कोई ऐसा बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता एकदम की है। बात नहीं है, ये कई सालों से इनकी स्ट्रगल चल रही है। ये अपने देश वापस जाना चाहती हैं क्योंकि इनमें से कई सारे ये लोग जो हैं पाकिस्तान से प्रॉपर शादी करके उन नौजवानों के साथ ये खवातीन कश्मीर गई हैं। इनके बहुत सारे बच्चे हैं, फैमिली हैं। अब ये काफी वक्त भी गुजर गया इस चीज को, आपको इल्म में होगा। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि कश्मीर की गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सिटीजनशिप दें इनको, ताकि ये अपनी फैमिलीज के साथ अपने बच्चों के साथ लें। पाकिस्तान उनका महका है, वो जब भी आए दे आर मोस्ट वेलकम। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अगर उनके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पे आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लोगों का आने जाने का एक रास्ता खुला हुआ था 2005 से। तो वो पिछले साल कई 5 अगस्त से पहले उसको भी बंद कर दिया गया। पहले एक ट्रेड भी चलता था, उसको भी बंद कर दिया गया। फारूक साहब ने कई अच्छी बातें की, मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता। ये कहते हैं कि शाराए रेशम जो है वो कश्मीर के हवाले की जाए, बहुत अच्छी बात है। यानी हम चाहते हैं कि ये कनेक्टिविटी हो। हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको पता है कि ट्रेड काफी अरसा चलता रहा और काफी पीसफुल ट्रेड चला, उसको फरवरी मार्च में बंद कर दिया गया। अगर हम पाकिस्तान के जरिए जो और गिलगित बल्तिस्तान के जरिए कनेक्ट होते हैं चीन के साथ, तो कश्मीरी भी इस तारीखी रूट को, जिसको हम सिल्क रोड कहते हैं, उसके जरिए पूरे सेंट्रल एशिया से और चाइना के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उनको बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। लेकिन इस सारी चीज के लिए हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। माइंडसेट हमें जियो स्ट्रेटेजिक से जाके जियो इकोनॉमिक रखना पड़ेगा। उसके लिए जो है हमें जो हमारे दरमियान जो तनाजात हैं, जाहिर है कि वो एक हिस्ट्री की प्रोडक्ट है, आपने और मैंने तो नहीं पता किए। उनको उनके सेटलमेंट के बारे में भी कोई ना कोई हमें थिंकिंग करनी पड़ेगी, और वो थिंकिंग कोई और नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा 30 इयर्स कश्मीर हो गए कश्मीर को फॉलो करते हुए। मेरा एक ही तजर्बा है, एक ही लेसन मैंने सीखा है कि स्टेटस को जो है वो किसी मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है। कि हम ये कहें कि हम इस दीवार को लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमने रखी है बाढ़, इसको और ऊंचा करते जाएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं होगा। हमें कश्मीरियों से डायलॉग करना पड़ेगा, कश्मीरियों को बीइंग ए प्रिंसिपल पार्टी के तौर पे इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनकी बात से, उनकी रजामंदी से हमें एक वैसा प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे ये मसला ही पूछ लेते हैं। आपने एज ए कश्मीरी अपनी बात बोल दी, आपने लार्जर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात हो, ताकि इस पूरे खित्ते में, आपको पता है दुनिया का सबसे लीस्ट कनेक्टेड इलाका ये है पूरी दुनिया में, इतना और सबसे कम इंटरडिपेंडेंस इस इलाके की। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 80 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हर साल हो सकता है डॉलर्स का। तो हमें इन ये जो मौके से फायदा उठाने के लिए आगे के बारे में मुस्तकबिल में जी, हमारे पाकिस्तानी गेस्ट बहुत ही होपफुल हैं कि फ्यूचर में अच्छा होगा। लेकिन फारूक साहब, शहीना जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करने से चीजें हल हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती है, अगर बात करें, अगर वो सामने आए, लेकिन वो मुतनाज़ा ना रहे। तनाज़े के साथ बात करेंगे तो अच्छा नहीं है। फिर कैसे बात करेंगे ये उनको सोचना चाहिए। वो जब भी बात करते तो एक तनाज़ा रहता है हमारे 2 मुल्कों के बीच में। ठीक है, यहाँ के ये लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं। किन चीज़ों से आज़ादी चाहते हैं? ज़रा मुझे ये बताएँ। यहाँ के लोगों पे जुल्म क्या हो रहा है, ये मुझे बताएँ। ठीक है, अब जबकि यहाँ पे जुल्म पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो गन भेज के यहाँ पे लोगों को मरवा रहे हैं। कृष्णा डाबा मर गया, आकाश मेहरा, उसका क्या, उसकी तो कोई खता ही नहीं थी, क्योंकि वो एक हिंदू था, खता यही है। दूसरी बात है ये जो परवेज़गार मारा गया। महता की फिक्र हो रही है, जो दुनिया की ह्यूमन राइट्स वाले रिपोर्ट्स कहते हैं कि जो फिक्र रखनी होती है, उनके बारे में भी कुछ बात करें। जो लोग बगैर गुमनाम कब्रों में दफन कर दिए गए, उनकी भी बात करें। जो औरतें बेवा हो गई, बेशुमार उनकी हजारों की तादाद है, उनकी भी बात करें। वो हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे तशद्दुद हो रहा है मिलिटेंसी की वजह से, टेररिज्म की वजह से, उसको भी आप, उस पे भी आप रोशनी डालिए ना, उस पे भी आप रोशनी। नहीं, ये तो हिंदुस्तान ने नहीं भेजा। नहीं, गन तो चाइना ने नहीं भेजा ना, गन तो हिंदुस्तान ने नहीं भेजा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर यहाँ पे गन नहीं आता बॉर्डर क्रॉस करके, तो यहाँ के लोग मरते नहीं। जो हमारे यहाँ के यूथ, जो हमारे मिलिटेंट्स भाई है, वो भी हमारे भाई है, हमारे घरों पे निकले हैं, उनको भी बेरहमी से मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसकी सारी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर यहाँ पे ये टेररिज्म नहीं फैलाता, तो मे भी हम 2 मुल्क आपस में एक हो जाते,
शांति से रहते जैसे हमारे दूसरे मुल्क हैं। जब पाकिस्तान बना ही नहीं था तो उसी वक्त ही कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो गई थी। पुंछ में आर्म स्ट्रगल हुई, उसके नतीजे में पुंछ का ये इलाका आजाद हुआ। फिर बहुत सारे लोगों ने डोगरा फौज के खिलाफ रेजिस्टेंस की, उसको यहाँ से मार के निकाला, गलगित बल्तिस्तान आजाद हुआ। ये बड़ा एक लंबी हिस्टोरिकल इरशाद की बात आप इरशाद साहब आप 47 की बात कर रहे हैं, आप 47 की बात कर रहे हैं। अगर आप ही चाहते हो इरशाद साहब मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हो कि यहाँ के हालात ठीक रहे, इन फ्यूचर में हमारी जो नई जनरेशन है वो ठीक रहे, तो आप 47 में क्यों जाते हो? आप आज की दौर में बात करो ना, उस टाइम तो बहुत कुछ हुआ था। आज से आगे बढ़े ना, आप भी तो फिर पीछे ही जाती हैं। हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन आपका जो बंदूक यहाँ पे आ चला है वो तो आगे बढ़ने नहीं देता ना। यहाँ के जो यूथ मर रहे हैं ना, यूथ ही मर रहे हैं ना। 4 बार गया हूँ, उनके माँ बाप बेसहारा हो रहे हैं। श्रीनगर में आरजू जी आप क्या कहना चाहेंगे कि गन्स का जो धंधा है, गन यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। आप बात सुनिए मेरी, गन यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या कहना चाहेंगी? गन यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। गन्स का जो वो कह रही है यहाँ के लोग, इरशाद साहब, यहाँ के जो यूथ है उनके हाथों से कलम छिन गया आप लोगों की वजह से। मैं आप पे नहीं पर्सनली अटैक कर रही हूँ, आप बता रहे, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो यूथ में एक पेन रहता था हाथ में, एक बुक रहती थी, उसकी जगह वहां पे गन आ गई। क्यों आ गई? आप इस पे रोशनी डालिए। शाहिना जी थैंक यू सो मच। आरजू जी आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे गन्स का? आप बहुत ऑनेस्ट रही हैं इस पूरे डिबेट में। क्या गन्स भेजने का जो ये इकोनॉमी है, जो एक धंधा है पाकिस्तान की तरफ से, वो कैसे बंद होगा? आप कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग किया जाए, चले हम डायलॉग कर लेते हैं। गन्स का बिजनेस कब बंद करेगा पाकिस्तान, गन्स भेजना इंडिया में? देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अफगानिस्तान की तरफ से भी हथियार आते हैं जो कश्मीर में दिए जाते हैं, और उसको जाहिर है कि कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती। ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, और बहुत दफा ये स्क्रीन पर आके या ये सामने आके भी ऐलान करते हैं, और ये सबको मालूम है कि वो कौन लोग हैं, किनके नाम है, और इसी वजह से पाकिस्तान FATF भी भुगत रहा है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। होना ये चाहिए कि बजाय एक दूसरे पे ब्लेम करने के, हमें बैठ के और साथ मिल के इस मसले का हल निकालना चाहिए। मजीद जाने ना जाए, मजीद नुकसान ना हो, बजाय इसके हम अगले 70 साल और एक दूसरे के ऊपर इसी तरह के इल्जामात लगाएं और कहें कि जी वहां पे ये हो रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप ही की साइड के बहुत से माजिद हैदरी शायद उनका नाम है, और इस तरह के कई लोग हैं जो डिबेट्स में आके बात करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर में वो लोग खुश नहीं है या उन्हें कोई प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी है, चाहे वो आपकी साइड का कश्मीर हो या हमारे साइड का बलूचिस्तान हो या कश्मीर, वहां के लोगों का मसला हल करना वहां की गवर्नमेंट का काम है, बजाय इसके कि वहां पे और अगर कोई बॉर्डर से इधर उधर होता है, चाहे हथियार हो चाहे लोग हो, वो कंट्रोल करना भी आर्मी का काम है, गवर्नमेंट्स का काम है, और उनको ये सीरियसली करना पड़ेगा, तभी ये चीज रुकेगी, वरना ये चीज इसी तरह से कंटिन्यू होती रहेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो नहीं चाहते अमन हो, वो दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि लोग प्रोग्रेस करें, लोग आगे बढ़ें, और ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के हमें। आरजू जी, फारूक साहब, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। आरजू जी कह रही हैं कि ऐसे सहाफी, वल्चर जर्नलिस्ट जिनको कहते हैं, जो सोशल मीडिया पे नफरतबाजी का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम, जंगी जुनून को फैलाने का काम करते हैं, वो उस तरह के लोग हैं, वो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहती हैं। तो क्या आप यकीन करते, आप भी इस बात से आप मतलब अग्री करते हैं जो वो कह रही हैं? मैं आरजू जी को बड़ा गौर से सुन रहा था। पहले जो आपने सच बोला, पहले से लेकर आज तक जो अभी तक जो आरजू जी ने बोला, इसमें बड़ा दम है और बहुत, बिकॉज इसमें छलक रहा है कि शी इज फॉर द पीस एंड लव एंड द ह्यूमैनिटी। इट्स वेरी क्लियर है। एक बात है, किसी चीज का वायलेंस, किसी चीज का कभी भी ये नहीं हो सकता है सोल्यूशन। Violence is not violence is itself cause of the problem. Violence is itself a problem. Basically, हमारा जो मसला है, जैसे अभी जो इरशाद साहब ने बताया, ये तो पहुंच गए प्रिफ 47 पर। मैं इसको जरा बताऊं, ये जरा देखे प्रिफ 47 में जो हिटलर भाग गया वहां बर्लिन से, जब वो एस्केप हो गया, उसने सुसाइड ड्रामा किया, वो कहाँ गया? वो चित्राल आ गया जो इनके बॉर्डर में है, और चित्राल से वो हुंजा के जरिए दुरांत लाइन से कश्मीर आ गया।
आप जरा ये किताबों में ढूंढ के उसको गूगल दबा के देखें. दिस हैज बीन अ ग्रैम ने जो किताब लिखी है लंदन में, लंदन स्टार में आ गया. सो he was himself epitome of the violence. जो यहाँ के गन थे वो बर्लिन के गन थे, और जो वो लड़ने वाले थे सवात में, और जो इन्होंने बताया वो सारे सेकंड वर्ल्ड वार के वो लोग थे जो जापान के फौज में थे या जर्मन फौज में थे. और कश्मीर में भी जो आपको मैं बताऊं, कश्मीर में भी उस वक्त एक ऐसा तबका उभरा जिनको जर्मन खोजाक बोलते हैं, जर्मन बिजनेसमैन. उन्होंने बहुत पैसा बनाया उस अनारकी में. इसी तरह जो 90 की अनारकी कश्मीर में हुई, जर्नलिस्ट भी एक सेक्शन है जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनको खाने का नवाला नहीं होता था 90 से पहले. आज उनके पास बिलियंस है, दे आर बिलियनर्स. बिलो पॉवर्टी लाइन कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी किन्होंने खाई? उन लोगों ने, दोज हु बिकेम ए सिंपैथाइजर, जिन्होंने ड्रम बीटिंग की, जनाब हम जबरदस्त आजाद पसंद है, और लेकिन एक्चुअली उनको कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस करा के उनकी प्रॉपर्टी पे हमला किया. Basically, violence results into a problem, human problems, and it has happened. Basically, अगर आपको चाहिए solution is this way. A lovable way, human to human contact, people to people contact. और कश्मीर समझे, कश्मीर आए, यहाँ मैं कुनपोश में बैठा हूँ, आए सब आए, बैठे कुनपोश में, बाहर हमारा कश्मीरी सूफी गाना चल रहा हो, या तो म्यूजिक पे भी बैन है, यहाँ तो म्यूजिक को हराम कहते हैं. तो कौन सा ये इस्लाम हमें बोल रहे हैं कि जिसमें म्यूजिक ही हराम हो? तो ऐसी चीजों ने यहाँ तफरका मचाया, इसको बंद करना चाहिए. जी, थैंक यू सो मच टू ऑल माय गेस्ट. बेसिकली हमें ये क्लियर इंडिकेशन मिला है सारे कश्मीरियों से बात करके, हमारे साइड के भी एंड पाकिस्तान मकबूजा साइड के भी, एज वेल एज एक पाकिस्तानी आरजू काज़मी से बात करके हमें ये एहसास हुआ है आज कि हमें माजी को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, फ्यूचर को ध्यान में रखना चाहिए. टेररिज्म एक ऐसी चीज है जो इनमें से किसी भी गेस्ट ने एडवोकेट नहीं किया. कोई भी टेररिज्म के साथ नहीं खड़ा है. आरजू जी ने उनको डायरेक्टली कह दिया कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो जिसका मतलब है कि टेररिज्म के साथ कश्मीर से कोई भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता. और हमें आगे बढ़ना चाहिए और दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस कायम करने की कोशिश करनी चाहिए. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट. थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग. स्टे ट्यून्ड विद रियल कश्मीर न्यूज़. थैंक यू.